एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम बार आता है, जहां हम किसी पुराने को छोड़ किसी नए की ओर बढ़ जाते हैं। एक बार फिर हो जाओ तैयार, होगा कुछ धमाकेदार। हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ, रीजनिंग की बेहतर तैयारी के लिए लगातार देखना ना भूलें। 1 जून से डेली सिर्फ टारगेट जॉब यूट्यूब चैनल पर। विवेक सर की एक लाइन है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को जर जर तपाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा, इतना सुंदर घोंसला कैसे बना? तो बोली, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं लव सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी नए साथी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य में। आज हम मॉक टेस्ट लेंगे, तो देखते हैं। हिंदी साहित्य का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा। तो सर्वप्रथम किसके द्वारा लिखा गया? अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों ने, भारतीयों ने या अरबों ने? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसियों ने। फ्रांस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गार्सा दा तासी। क्या नाम था? गार्सा दा तासी। उन्होंने ही हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा था। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में सर्वप्रथम किसने लिखा? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने ही, गार्सा दा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, शिव सिंह सेंगर। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, शिव सिंह सेंगर ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को या हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखा। तो आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कब लिखा था? तो इन्होंने 1929 ईस्वी को लिखा था। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, हिंदी साहित्य में नामकरण का प्रयास किया। तो हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम नामकरण का प्रयास किसने किया? आप लोगों के सामने ऑप्शन है, गार्सा दा तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है, जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास माना गया है। तो हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास किसे माना गया है? आप लोगों के सामने ऑप्शन है, ईश्वर द ललित ऋतुर हिंदू हिंदुस्तानी। ये ईश्वर द ललित ऋतुर हिंदू हिंदुस्तानी किसके द्वारा लिखा गया? याद रखिए, गार्सा दा तासी के द्वारा लिखा गया। इसके 2 पार्ट थे। पहला पार्ट 1839 में प्रकाशित हुआ और प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में किसने लिखा था? तो आचार्य शुक्ल ने लिखा था। इसके बाद द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसकी रचना किसने की है? तो इसके लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। ये 1888 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो आप प्रश्न क्या कह रहा था? हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास माना गया है। तो हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास किसे माना गया है? तो माना गया है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। जिसके लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? ऑप्शन आप लोगों के सामने है, हजारी प्रसाद, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। आप लोग वीडियो शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आज हम लोग जितना हिंदी साहित्य पढ़ाया उसी का मॉक टेस्ट है। तो पहला प्रश्न क्या है? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद इसमें आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? तो ये कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने। इसी में एक प्रश्न पूछ लेता है, वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने।
अगला हमारा खुमार रासों के रचयिता का नाम। तो खुमार रासों के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन आप लोगों के सामने दलपति विजय, नाल सिंह, चंद्रबरदाई, जगनिक। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। खुमार रासों के रचयिता कौन है? तो खुमार रासों के रचयिता माने जाते हैं, किसको माना जाता है? दलपति विजय को। चंद्रबरदाई की रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। जो जगनिक हैं, जगनिक की रचना कौन सी है? तो परमाल रासो। याद रखिएगा, चंद्रबरदाई की रचना का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो। जगनिक की रचना का नाम क्या है? तो जगनिक की रचना का नाम है परमाल रासो। और नाल सिंह जो दिए हुए हैं, इनकी रचना जो है वो है विजयपाल रासो। इसी तरह से अगला हमारा प्रश्न है, पद्मावत का प्रधान रस है। तो पद्मावत का प्रधान रस कौन माना जाता है? ऑप्शन आप लोगों के सामने श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है इसमें देख लेते हैं। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाता है श्रृंगार रस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिद्धों की संख्या मानी जाती है। तो सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए हुए हैं 88, 86, 84, 9। तो सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। इसी में अगला प्रश्न पूछ लेता है, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो गुरु नानक किसके समकालीन थे? ऑप्शन है बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो बाबर किसके समकालीन थे? तो बाबर समकालीन थे किसके? बाबर के। ठीक, गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। आप लोगों को अगर बेसिक से पढ़ना हो तो हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा। इस पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? तो मन मेरा सुई तन मेरा धागा, ये पंक्ति किसकी है? आप लोगों के सामने ऑप्शन है रैदास, नामदेव, कबीरदास, गुरु नानक देव। तो इसमें से किसकी पंक्ति है? तो याद रखिएगा, ये जो पंक्ति दी हुई है ये नामदेव जी की है। इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है, कबीर का संबंध है। कबीर का संबंध किससे है? सदुक्कड़ी बोली, साखी शब्द रामायणी, संत मत के प्रवर्तक, सभी। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही हो जाता है? तो ऑप्शन सही हो जाता है सभी। यानी कि इनकी बोली को सदुक्कड़ी बोली कहा जाता था, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा था? पंचमेल खिचड़ी। और इनकी रचना जो है वो साखी शब्द रामायणी है। तो इसके बाद ये संत मंत्र के भी प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ज्ञान बोध किसकी रचना है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है नानक, कबीर, मलूकदास, रैदास। तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है मलूकदास। इसी तरह से अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे पहले कवि हैं? तो सबसे पहले कवि कौन माने जाते हैं? कबीर, मलूकदास, नानक, रैदास। तो सबसे पहले कवि कौन माने जाते हैं? तो सबसे पहले कवि माने जाते हैं मलूकदास। अगला है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से सुमेलित कौन से नहीं है? कबीर। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। इसी तरह से दादू का जन्म कहाँ में हुआ? गुजरात में। मलूकदास का जन्म कहाँ माना जाता है? तो कड़ा में माना जाता है। रैदास का जन्म काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी। मगर इसमें दिया क्या है? इलाहाबाद। प्रश्न क्या कह रहा था? निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो रैदास, इलाहाबाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म माना जाता है काशी में हुआ था। अगला प्रश्न है, कबीर के मृत्यु संबंधी प्रमाण देते हैं। ऑप्शन है अनंतदास, रविदास, धर्मदास, भागोदास। ऑप्शन आपका सही हो जाता है अनंतदास। अनंतदास ने रचना की थी कबीर परिचय, उसी में उन्होंने कबीर की मृत्यु संबंधी प्रमाण दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राम रक्षा स्रोत रचना है। तो राम रक्षा स्रोत किसकी रचना है? रामानंद, तुलसीदास, रविदास, धर्मदास। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है रामानंद। ये अगला इसी तरह से है प्रश्न, हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम संत थे। तो हिंदी में उपदेश देने वाले प्रथम संत कौन थे? ऑप्शन आप लोगों के सामने है नामदेव, कबीर, रामानंद,
तुलसीदास। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है आपका रामानंद। इसी तरह से अगला प्रश्न है, रामानंद की रचना नहीं है, तो रामानंद की रचना कौन सी नहीं है? वैष्णव मताए, श्री रामाचार्य पति, हनुमान चालीसा, हनुमान की आरती। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाता है हनुमान चालीसा। जो हनुमान चालीसा है किसकी रचना है? तो ये है तुलसीदास जी की। फिर इसके बाद ऑप्शन अगला है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में निर्गुण मार्गी संत नहीं है, तो निर्गुण मार्गी संत कौन से नहीं है? रज्जब, धन्ना, सेना या चैतन्य। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाता है कौन सा? चैतन्य। अगला प्रश्न है साजोबाई का संबंध है, तो साजोबाई का किससे संबंध है? ऑप्शन आप लोगों के सामने राम मार्गी, कृष्ण भक्ति, सूफी, निर्गुण ज्ञान मार्गी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है निर्गुण ज्ञान मार्गी। इसके बाद अगला प्रश्न है कबीर ने महत्व नहीं दिया, तो कबीर ने किसका महत्व नहीं दिया? जातिपात, गुरु की वंदना, एकेश्वरवाद, समानतावाद। तो इन्होंने जातिपात पर महत्व नहीं दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है कबीर का ब्रह्म है, कबीर का ब्रह्म निर्गुण, सगुण, गुणातीत या दुर्गुण। तो कबीर का ब्रह्म कौन था? निर्गुण। इसी तरह से अगला प्रश्न है निम्न में से अकबर के समकालीन स्त्री संत थी, तो अकबर की समकालीन स्त्री संत कौन सी थी? आडाल, राबिया बेगम, बाबरी साहिबा या हम अन्नग। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है बाबरी साहिबा। इसी तरह से अगला प्रश्न है कौन सी स्त्री साधक निर्गुण मार्गी नहीं है, तो निर्गुण मार्गी कौन सी स्त्री साधक नहीं? आंडाल, मीराबाई, सहजोबोई या सभी। तो इसमें से निर्गुण मार्गी कौन सी नहीं थी? तो मीराबाई। मीराबाई के गुरु कौन है? तो मीराबाई के गुरु हैं रैदास जी। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।